हेलो स्टूडेंट्स, एक बार मैं पुनः आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। मैं गुलराज सर पी क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, इन द प्रीवियस लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट कार्बोहाइड्रेट बायोमॉलिक्यूल हमने शुरू किया था। आज ये मेरा सेकंड लेक्चर है। तो बायोमॉलिक्यूल में हमने जैसा कि बताया था कि कितने इम्पोर्टेंस है। पहले लेक्चर में हमने बताया था कि बायोमॉलिक्यूल्स हमारे जीवन के अवयव हैं और हमारी पूरी बॉडी ही जैव अणुओं से मिलकर भरी हुई है। और क्योंकि मेरा जो एक तरीका है पढ़ाने का कि बच्चे अगर पिछला कोई लेक्चर मेरा ना देख पाया हो तो थोड़ा सा उसको भी इंट्रोड्यूस कराते हुए मैं आगे बढ़ूँ। तो बच्चों, हमने पिछले टॉपिक पे कवर किया था कि व्हाट आर बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल क्या है, कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल पढ़ने हैं आपको। जैसे हमने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, प्रोटीन्स पढ़ने हैं, विटामिन्स पढ़ने हैं, हार्मोन्स पढ़ने हैं, न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है, ये सारे टॉपिक, लिपिड्स पढ़ने हैं। ये सारे टॉपिक हमको इस चैप्टर के अंतर्गत कवर कराना है। और बच्चों, ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि एसएससी से लेकर के चाहे वो सिविल का एग्जाम है क्यों ना हो, आपके इंटरमीडिएट में 4 से 5 नंबर का इस टॉपिक से कवर करता है बायोमॉलिक्यूल, और हमारे जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है। इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके बारे में हमने आपसे चर्चा किया था। और चर्चा के दौरान ये बताया था कि पहले कार्बोहाइड्रेट को CHH2OY फार्मूला द्वारा डिनोट किया गया, लेकिन सारे कंपाउंड इस फार्मूला को फॉलो नहीं करते थे। तो नई डिफिनेशन आई कि ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी जिसमें मोर देन वन OH ग्रुप अटैच हो, पॉलीहाइड्रोक्सी या तो एल्डिहाइड होने चाहिए या तो कीटोन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ग्लूकोज इज एन एल्डिहाइड। ग्लूकोज क्या है? एक एल्डिहाइडिक समूह का कार्बोहाइड्रेट है। और फ्रक्टोज कीटोनिक समूह, सेकंड कार्बन कीटोन होता है फ्रक्टोज का। इस तरह कीटोनिक समूह वाला कार्बोहाइड्रेट है। इनके बारे में मैंने चर्चा किया था। और बच्चों, पिछली क्लास में डिस्कशन किया था कि कार्बोहाइड्रेट के कितने टाइप हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों में हमने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट और मेनली कैटेगराइज इनटू मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। इन सब के बारे में हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था कि ऐसी शर्कराएं जिनका जल अपघटन संभव नहीं होता, अर्थात उन्हें जल से रिएक्शन कराने पर जल उनको हाइड्रोलाइज ब्रेक नहीं कर पाता है, उन्हें हम मोनोसैकेराइड कहते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, etc। डाइसैकेराइड में हमने बताया था, जैसे सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड है। C12H22O11 अगर रिएक्शन जल से कराया जाए, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस कराई जाए, तो दिस कैन ब्रेक इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। शर्करा के 2 अणु प्राप्त हो जाए तो ये कंपाउंड क्या कहलाता है? डाइसैकेराइड कहलाता है। और ट्राइसैकेराइड, शर्करा के 3 अणु हाइड्रोलिसिस से मिलते हैं। 4 से 10 अणु यदि हाइड्रोलिसिस के पश्चात मिलते हैं तो उन्हें हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। और बहुत सारे मोर देन 10 अणु यदि प्राप्त होते हैं तो उन्हें हम पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत रखते हैं। सेकंड बेसिस, आज इस दूसरे लेक्चर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। अपचायक प्रकृति के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिड्यूसिंग नेचर। अच्छा, अब बच्चों, एक स्टेप को, एक जो हमारा वर्ड है यहाँ पे, अपचायक क्या होते हैं, अपचायक पदार्थ क्या होते हैं, पहले इसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा कि अपचायक पदार्थ कहते किसको हैं, तब आप उसके बाद फिर रिड्यूसिंग नेचर
के क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में ऑक्सीकरण और अपचयन। क्या पढ़ा होगा? ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऐसे पदार्थ जिनका किसी रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीकरण होता है, इट मीन्स ऑक्सीजन जुड़ जाता है। जैसे आप देख रहे हैं C+O2 चेंज टू CO2, यहाँ कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऐसे पदार्थ जिनका किसी रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीकरण होता है उन्हें हम अपचायक पदार्थ कहते हैं। यहाँ कार्बन किस तरह बिहेव कर रहा है? अपचायक के रूप में। और जिनका अपचयन होता है, अपचयन में आवेश में कमी आती है और ऑक्सीकरण में आवेश में वृद्धि होती है। अब आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल पे चार्ज 0 है, यहाँ पे +1 है और यहाँ पे -1 है। तो हाइड्रोजन का चार्ज बढ़ रहा है और क्लोरीन का चार्ज घट रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ क्लोरीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो बच्चों इस क्रिया में अगर हम कहें कि यहाँ पे अपचायक कौन है और ऑक्सीकारक कौन है, तो क्लोरीन के यहाँ कैसा बिहेव कर रहा है? ऑक्सीकारक। और हाइड्रोजन कैसा बिहेव कर रहा है? अपचायक की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस तरह जो अपचायक नेचर है, अपचायक नेचर में क्या होगा कि इस आधार पर 2 टाइप के कार्बोहाइड्रेट डिवाइड किए गए हैं अपचायक ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिड्यूसिंग नेचर। फर्स्ट इज रिड्यूसिंग शुगर, अपचायक शर्कराएं। रिड्यूसिंग शुगर, अपचायक शर्कराएं क्या होती हैं? ऐसी शर्कराएं जो टॉलन अभिकर्मक व फेलिंग विलयन ऐसी शर्कराएं जो टॉलन अभिकर्मक व फेलिंग विलयन के साथ क्रिया करती हैं, वह उनका अपचयन कर देती हैं। उन्हें अपचायक शर्कराएं कहा जाता है। अपचायक शर्करा कहा जाता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 रीजेंट आ गए, टॉलन रीजेंट्स और फेलिंग विलयन। इनके निर्माण के बारे में हम आपको एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर में डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी ये जान लीजिए कि जो रिड्यूसिंग शुगर उन्हें कहा जाता है जो टॉलन अपकर्मक और फेलिंग विलयन का क्या कर देती हैं? अपचयन। एक बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था कि जब ये शर्कराएं अपचयन करती हैं, टॉलन अपकर्मक और उससे क्रिया करती हैं फेलिंग विलयन से, तो इन शर्कराओं का क्या होता है? तो ये अपचायक शर्कराएं, अभी अपचायक और ऑक्सीकारक की मैंने डेफिनेशन आपको बताई, एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि किसी रासायनिक प्रक्रिया में जिस पदार्थ का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, उन्हें हम अपचायक कहते हैं। और जिनका अपचयन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। इट मीन्स दैट यहाँ पर ये ऐसी शर्कराएं होंगी जिनका उस रासायनिक क्रिया में ऑक्सीकरण होता होगा जब ये फेलिंग विलयन और टॉलन अपकर्मक के साथ क्रिया करती हैं। इट मीन्स अब टॉलन अपकर्मक क्या है? जैसे आप सपोज दैट इसका एग्जांपल देख लीजिए आप, रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन सी है? जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि। ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि। अभी ग्लूकोज के रिएक्शन में भी आप पढ़ेंगे। अगर हम यहाँ पर ये दे दे एक ग्लूकोज की एक कॉमन रिएक्शन से, ऐसे हम इसके फार्मूले को दिखाएं। आप देख रहे हैं, हमने आपको बताया था ग्लूकोज इज एन एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसमें 5 OH ग्रुप हैं, 1 CHO समूह है। अगर ये टॉलन रिएजेंट को जनरल
एक्चुअली टॉलेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। टॉलन अपकर्मक क्या होता है? अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट। कैसे फॉर्म होता है? अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NH4OH change to AgOH plus NH4NO3 ammonium nitrate, then you heat AgOH change to Ag2O। रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है टॉलेंस रिएजेंट, ये टॉलेंस रिएजेंट के रूप में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन बट अगर आपसे कोई पूछे कि टॉलन अपकर्मक क्या है, तो बच्चों क्या है? अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन टॉलेंस रिएजेंट कहलाता है। टॉलन अपकर्मक कहलाता है अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। रिएक्शन में ये रिएक्ट करके इस फॉर्म में चेंज होकर के ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से रिएक्शन करता है। तो सपोज दैट ग्लूकोज से जब टॉलेंस रिएजेंट की रिएक्शन होती है तो ये ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और यहाँ पे CHO फंक्शन कन्वर्ट हो जाता है COOH फंक्शन में। आप देख रहे हैं बच्चों, ये कंपाउंड क्या है हमारा? ग्लूकोनिक एसिड। और यहाँ पे सिल्वर मिरर बन जाता है, रजत दर्पण बन जाता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जैसे कंपाउंड टॉलेंस रिएजेंट का क्या कर देते हैं? हम यहाँ देखिए टॉलन अपकर्मक का क्या हो चुका है बच्चों इस रिएक्शन में। आप देख रहे हैं यहाँ सिल्वर पे 1+ चार्ज है, ऑक्सीजन कैरी 2- चार्ज एंड सिल्वर कैरी 1+ चार्ज। एक सिल्वर पे 1+ चार्ज होगा और एक ऑक्सीजन पर क्या होगा? -2। आप देख रहे हो बेटा इस रिएक्शन में सिल्वर का चार्ज यहाँ पे एटम के फॉर्म में हो गया है और इसका चार्ज 0 हो गया है। इट मींस टॉलेंस रिएजेंट सिल्वर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया रजत दर्पण में और ये ऑक्सीजन एल्डिहाइड फंक्शन को ऑक्सीडाइज करके इसको ग्लूकोनिक एसिड में बदल दिया। इसका मतलब ऐसे शर्कराएं जो टॉलेंस रिएजेंट के साथ फेलिंग विलेन के साथ वो क्यूप्रस ऑक्साइड के क्यूप्रिक ऑक्साइड चेंज टू रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। अभी एल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शन में डिटेल पढ़ेंगे कैसे फॉर्मेशन होता है फेलिंग सॉल्यूशन का और कैसे टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। बट एक रिएक्शन के द्वारा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टॉलेंस रिएजेंट के साथ ग्लूकोज और फ्रक्टोज जैसे कंपाउंड जब रिएक्ट करते हैं तो इनका परिवर्तन किस में हो जाता है? एसिड में, ग्लूकोनिक एसिड, और साथ में रजत दर्पण बनता है। ये टॉलेंस एल्डिहाइडों का एक प्रमुख परीक्षण भी है जिसके सहायता से हम ये जानते हैं कि दिए गए कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं। तो ग्लूकोज एक एल्डिहाइड है, ये टॉलेंस रिएजेंट के द्वारा भी प्रूव होता है। तो ऐसे शर्कराएं जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जैसे कंपाउंडों का या टॉलेंस रिएजेंट को अपचयित कर देती हैं उन्हें हम अपचायक शर्करा के नाम से जानते हैं। दूसरी शर्कराएं होती हैं अनअपचायक शर्करा या हम कह सकते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अनअपचायक शर्करा, इट मीन्स दैट ये ऐसे शर्कराएं होती हैं जो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग विलेन का अपचयन नहीं करती हैं और इट मीन्स दैट वो उनको रजत दर्पण में या लाल अवक्षेप में परिवर्तित नहीं करती हैं। वे शर्कराएं किस नेचर की होती हैं? नॉन रिड्यूसिंग नेचर की, जिन्हें हम अनअपचायक शर्करा के नाम से जानते हैं। जैसे सुक्रोज C12H22O11। सुक्रोज क्या है? ये फेलिंग विलेन और टॉलेंस रिएजेंट का अपचयन नहीं करता। और तथा स्टार्च C6H10O5N जो पॉलीसैकेराइड है, ये स्वाद में अपेक्षाकृत मीठे भी बहुत कम होते हैं। जो स्टार्च है पॉलीसैकेराइड है, ये लगभग स्वाद में ये मीठा नहीं होता है और ये शर्करा
फेलिंग विलयन और टॉलरेंस रीजेंट का अपचयन नहीं करती हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अनअपचायक शर्करा। क्योंकि इतने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाए जाते हैं, 2 यूनिटें जुड़ी रहती हैं, इसलिए ये उसको ब्रेक नहीं कर पाती हैं सुक्रोज के केस में। और ये टॉलरेंस रीजेंट और स्टार्च, ये टॉलरेंस रीजेंट और फेलिंग विलयन का ये शर्कराएं सुक्रोज और स्टार्च अपचयन नहीं करती, इन्हें इसलिए किस श्रेणी में रखा गया है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बच्चों आइए देखते हैं कि अब आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा 2 बेसिस पे। ये सबसे पहले तो जल अपघटन के आधार पर मोनोसैकेराइड क्या है, डाइसैकेराइड क्या है, ट्राइसैकेराइड क्या है, पॉलीसैकेराइड क्या है, ये सब के बारे में आपने पढ़ा। इसके बाद रिड्यूसिंग नेचर के बारे में कि फेलिंग विलयन और टॉलरेंस रीजेंट को किस प्रकार कौन सी शर्कराएं अपचयित करती हैं, कौन सी अपचयित नहीं करती हैं, इसके आधार पर 2 प्रकार के रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में पढ़ा। अब जो सबसे पहला कंपाउंड आपके सिलेबस में है और उसकी मेथड ऑफ फॉर्मेशन, उसके रिएक्शंस बहुत पूछी जाती हैं, वह कंपाउंड है ग्लूकोज। ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज की प्रॉपर्टी क्या है, ग्लूकोज कौन कौन से रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है और ग्लूकोज का नेचर क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि ग्लूकोज क्या है। तो ग्लूकोज को हम ग्रेप शुगर के नाम से भी जानते हैं। ग्रेप शुगर यह मुख्य रूप से पीले अंगूर जो आप खाते हैं, प्रायः पीले अंगूर में पाई जाने वाली शर्करा है, जिसमें लगभग 30 से 40% ग्लूकोज की मात्रा होती है। और इसके अलावा जो काला अंगूर होता है उसमें लेवलोज, फ्रक्टोज की मात्रा ज़्यादा होती है। और जो भी कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, उपापचय होता है, उसमें फाइनल जो हमारा भोजन है, जो कुछ भी हम खाते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा ग्लूकोज के ही फॉर्म में मिलती है। और ग्लूकोज हमारी बॉडी में जो कुछ भी हमारा डाइजेस्ट होता है भोजन, उसके पश्चात जो हमें फाइनली प्राप्त होता है वो ग्लूकोज होता है। और यदि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे कि अगर 1 से 5% के रेंज में आता है तो प्री डायबिटिक कंडीशन हो जाती है, डायबिटिक कंडीशन हो जाती है। 5 to 10 प्योर डायबिटिक कंडीशन होती है। डायबिटीज नामक रोग से ग्रसित हो जाते हैं यदि रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक आने लगती है। तो उसके लिए जैसा कि कहा गया कि हमारी बॉडी में जो हमारा पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज जिसे अग्नाशय ग्रंथि के नाम से जानते हैं, वो एक हार्मोन सिक्रेट करता है, इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन के सिक्रेशन से हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है वो सामान्य रूप से बना रहता है और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक नहीं हो पाती है, जिसके कारण हमारे जो ब्लड है उसमें शुगर लेवल मेंटेन रहता है और हम अपना काम अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में कर सकते हैं। लेकिन जब किन्हीं कारणों की वजह से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत आने लगती है, बढ़ जाता है, तो हमें डायबिटीज़ रोग हो जाता है। और डायबिटीज़ के बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे बार बार पेशाब का आना, अधिक भूख का लगना, वजन में कमी, बहुत सारी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते रहते हैं, जैसे आँखों पे प्रभाव डालता है, आपके नर्व डेवलपमेंट में नर्व को प्रभावित करता है, मेंटल डिसऑर्डर, डीफनेस, बहरापन जो हो जाता है। इसके अलावा ग्लूकोज को इसे हम हिंदी में द्राक्ष शर्करा के नाम से भी जानते हैं। द्राक्ष शर्करा, ग्रेप शुगर इसके इंग्लिश होती है, ग्रेप शुगर, द्राक्ष शर्करा। तो आइए हम देखते हैं कि ग्लूकोज को कैसे हम बनाते हैं लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में ग्लूकोज को हम किस प्रकार से बनाते हैं। तो बच्चों, ग्लूकोज बनाने के लिए लेबोरेटरी मेथड ऑफ फॉर्मेशन
ऑफ ग्लूकोज। बच्चों ये मेरे टॉपिक जो भी ऑनलाइन इसमें आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, सब अपनी कॉपी में स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाइएगा। आपकी कोई भी क्वेरी होगी इसके बावजूद मैं मौका मिलेगा तो आपके बीच में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, इसके ऑब्जेक्टिव भी करा दूंगा ताकि आपको मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त हो सके, आने वाले कंपटीशन में बहुत अच्छा आप स्कोर करें, ऐसी मेरी शुभकामना रहती है। और मैं लगातार विदाउट लाइक सब्सक्राइबर की अपील किए हुए अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करेंगे निश्चित चैनल को भी आप पी क्लासेस की पसंद करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं टॉपिक से हट करके विशेष में बात नहीं कर पाता, टॉपिक टू टॉपिक चलता रहता हूँ, जिससे आपकी कोर्स को गति भी मिलती रहे। और इस समय फेस टू फेस रूबरू होने का मौका नहीं है और बहुत ही मैं आप सबको बहुत मिस भी कर रहा हूँ। लेकिन बट ये है कि अब जो कुछ भी यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में आपको पढ़ाया जाए उसका प्रॉपर नोट्स बनाए रखिए। और जैसे ही कोचिंग फिर से शुरू होगी मैं आपके नोट्स को चेक करूँगा और उस पर हर पॉइंट पे डिस्कशन भी करूँगा और बीच बीच में नेसेसरी इन्फॉर्मेशन और कैसे बोर्ड परीक्षा में लिखें, कैसे राइटिंग होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा जिससे आप बहुत ही अच्छा स्कोर गेन कर सकें। मेरे बच्चे बहुत ही अच्छा हमारे केमिस्ट्री में रिस्पांस देते हैं। अभी तक का मेरा स्कोर जो रहा है बच्चों के प्रति अफेक्शन रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है। तो अब हम आइए फिर से टॉपिक पे आते हैं, फिर चर्चा परिचर्चा आपसे होती रहेगी। लेबोरेटरी मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं? तो प्रयोगशाला में ग्लूकोज को बनाने के लिए सबसे पहले सुक्रोज का सलूशन लेते हैं। सुक्रोज जैसा कि फार्मूला आप जानते हैं C12H22O11। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर देते हैं और थोड़ी सी मात्रा में हम तनु HCl डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देते हैं। इसकी प्रेजेंस में रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन तेज हो जाती है, इसीलिए हम इसको सुक्रोज के जल अपघटन के लिए थोड़ी सी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेकर के सुक्रोज का जल अपघटन कर देते हैं तो हमको 2 मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाते हैं, C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक मॉलिक्यूल क्या है? ग्लूकोज है। दूसरा मॉलिक्यूल फ्रक्टोज है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाते हैं हमको। और बट रिएक्शन मिक्सचर में दोनों ही कंपाउंड मिलते हैं और इसके पहले लेक्चर में बता दिया ग्लूकोज और फ्रक्टोज का अणुसूत्र समान होता है, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है। देयरफॉर दे और फंक्शनल आइसोमर, ये क्रियात्मक समावेश भी है, यानी ये क्रियात्मक समानता दिखाते हैं। ग्लूकोज एक एल्डिहाइड है और फ्रक्टोज एक कीटोन है। तो अब हम इनको सेपरेट कैसे करेंगे? इनके सेपरेशन के लिए हम थोड़ी सी मात्रा में अल्कोहल एथेनॉल मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? यहाँ पे जब हमने हाइड्रोलिसिस कर लिया तब HCl की प्रेजेंस में थोड़ी सी मात्रा अल्कोहल की डाल देने पर तो देखते हैं जो सॉल्युबिलिटी है, दोनों की सॉल्युबिलिटी दर अलग अलग होती है। ग्लूकोज हमारा जो अल्कोहल होता है उसमें इनसॉल्युबल होता है। ग्लूकोज क्या होता है? अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है, जबकि फ्रक्टोज उसमें अल्कोहल में मैक्सिमम सॉल्युबल कंपाउंड है। इसलिए जब हम इस रिएक्शन मिक्सचर में जहाँ हम बना रहे हैं इसके हाइड्रोलिसिस से, उस समय हम अल्कोहल का जैसे प्रयोग करेंगे तो इनसॉल्युबल होने के कारण ये प्रेसिपिटेट अवस्था में आ जाएगा और इसका क्रिस्टल फॉर्मेशन हम इसको दोनों को फिल्टर कर लेंगे। ग्लूकोज अलग हो जाएगा, फ्रक्टोज अलग हो जाएगा। इसके बाद हम इसे कोल्ड वाटर में क्रिस्टलाइज कर लेंगे, क्रिस्टल के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे और फ्रक्टोज को अलग कन्वर्ट कर लेंगे। इस प्रकार हम रिएक्शन मिक्सचर से बाय द यूजिंग ऑफ अल्कोहल की सहायता से ग्लूकोज और फ्रक्टोज को क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। तो इस प्रकार हम ग्लूकोज को फॉर्म करते हैं। ग्लूकोज के एक मेथड से और बना सकते हैं। अगर ये C6H10O5N स्टार्च की हाइड्रोलिसिस कर दें, स्टार्च की हाइड्रोलिसिस in the presence of acidic medium, तो स्टार्च कन्वर्ट टू
n मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है ये, और इसमें ग्लूकोज के बहुत सारे अणु प्राप्त होते हैं इस मेथड में, बिकॉज स्टार्च इज पॉलीसैकेराइड एंड ग्लूकोज इज मोनोसैकेराइड, यानी पॉलीसैकेराइड चेंज टू मोनोसैकेराइड, और ये किस मेथड द्वारा प्राप्त करते हैं। और वहीं पे यदि स्टार्च इसी फार्मूले का इसका दूसरा आइसोमर है इनुलिन, अगर इनुलिन का जल गठन करेंगे तो वहां पे मेनली डोमिनेंट फ्रक्टोज यूनिट करती है, इनुलिन से फ्रक्टोज मिलता है, और जब स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज के बहुत सारे अणु मिल जाते हैं। तो इस प्रकार लेबोरेटरी में हम केन शुगर जो सुक्रोज है हमारा, इसको जल अपघटित करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त करते हैं, जिसको सॉल्युबिलिटी के आधार पर, एथेनॉल में सॉल्युबिलिटी के आधार पर दोनों कंपाउंड को क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ये ग्लूकोज को बनाने की विधि है। अब आइए चर्चा करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन गिवन बाय द ग्लूकोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज कौन कौन से रिएक्शन देती हैं। बाद में अगले लेक्चरों में मैं चर्चा करूंगा इनके टेस्ट को, ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक ही रिएक्शन मिक्सचर में हो तो इन्हें अलग कैसे करते हैं, है ना। उसके लिए मैं और तमाम परीक्षण बताऊंगा। कार्बोहाइड्रेट का कॉमन परीक्षण बताऊंगा, कार्बोहाइड्रेट का कॉमन परीक्षण क्या है, कैसे आप कहेंगे कि दिए गए रिएक्शन मिक्सचर में कार्बोहाइड्रेट है। तो और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और केन शुगर है, इस सबको सेपरेट कैसे करेंगे, उनके लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। जैसे फ्रक्टोज को ग्लूकोज से अलग करने के लिए सेलोनाप परीक्षण होता है, फर्फ्यूरल परीक्षण होता है, बहुत सारे परीक्षण किए जाते हैं जिससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अलग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ग्लूकोज कौन कौन सी रिएक्शन देता है और किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेक्चर 2 में हम चर्चा कर रहे हैं ग्लूकोज के मेथड ऑफ फॉर्मेशन के बारे में और उसके रिएक्शन के बारे में। तो रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, यू नोट डाउन योर कॉपी, रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज कौन कौन सी रिएक्शन देता है। तो सबसे पहले ये रिएक्शन की बात मैं अगर करता हूं तब बच्चों में आपको रिवाइज क्लासेज में कई बार मैं बता चुका हूं कि रिएक्शन क्या है। अक्सर जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की या केमिस्ट्री की बात आती है तो ये कहा जाता है केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़नी होती है। तो रिएक्शन है क्या, तो रिएक्शन को अगर ये कहना है कि दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करते एक नया कंपाउंड बनाता है, ये रिएक्शन है, ये कहना पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं है। रिएक्शन आर दोज पाथ इन विच ओल्ड बॉन्ड आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्म। अगर ऐसा पथ हो रहा है जिसमें ओल्ड बॉन्ड कंपाउंड में ब्रेक हो जा रहे हैं और एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो दैट वे इज नोन एज रिएक्शन। यह रिएक्शन है, यानी पुराने बंध का टूट जाना और नए बॉन्ड से युक्त यौगिक का निर्माण, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रिएक्शन। जैसे वोलर साहब ने क्या किया था, अमोनियम साइनाइड को हीट कर दिया, दैट कन्वर्ट टू यूरिया, तो एक नया कंपाउंड बन गया और पुराने बॉन्ड उसके जितने थे ब्रेक हो गए। तो जरूरी नहीं है कि रिएक्शन में दो या टू और मोर देन कंपाउंड टू रिएक्ट करें। रिएक्शन एक पथ है, जैसे आप सपोज दैट कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो जब आप, तो दिस विल चेंज टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ टू और मोर देन कंपाउंड ने रिएक्ट नहीं किया, यहाँ ओनली आपने इसको हीटिंग किया, कंपाउंड कन्वर्ट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज आल्सो नोन एज ए रिएक्शन। तो अभिक्रिया का अभिप्राय ये है कि जहां पर, और अभिक्रिया में आप जानते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में आपको बताऊंगा कोलिजन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जब ये आप काइनेटिक्स पे मैं चर्चा करूंगा रिएक्शन होने की क्या कंडीशंस होती हैं, कंडीशन क्या क्या होती हैं, कैसे बॉन्ड ब्रेक होता है और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स क्या हैं, तो वहाँ पे डिस्कशन होगा केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत कि रासायनिक अभिक्रिया के होने के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन से फैक्टर है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, कौन से फैक्टर है रेट ऑफ रिएक्शन को घटाते हैं। आज तमाम बातों पे चर्चा होगी, लेकिन अभी आप पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज कौन कौन से रिएक्शन देता है। तो सबसे पहला एक एग्जाम में प्रूफ आता है कि सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में, प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित हैं। सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में
5 OH समूह हैं। प्रूव दैट ग्लूकोज है 5 OH ग्रुप। तो इस रिएक्शन को प्रूव करने के लिए कि ग्लूकोज एक पेंटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, वो कौन कौन से रिएक्शन है जिसके आधार पर ये प्रूफ होता है कि ग्लूकोज में क्या है 5 OH है। तो सबसे पहले रिएक्शन है इसकी रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करता है तो ग्लूकोज क्या बनाता है, और इस रिएक्शन से ये प्रूव होता है कि ग्लूकोज में कितने OH समूह हैं, 5 OH है। कभी कभी बोर्ड में पूछ लेता है कि ऐसी 2 क्रियाएं बताइए जिससे ये प्रूव होता है कि ग्लूकोज में कितने OH हैं, 5 OH समूह हैं। तो उन्हीं रिएक्शनों में पहले रिएक्शन के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। अब आइए देखते हैं बच्चों, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया होने पर क्या होता है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है। तो आप जान लें कि एसिटिल क्लोराइड, अगर हम इसका ग्लूकोज की एक एक OH को दिखाते हुए अगर रिएक्शन आपको दिखाएं बनाएं तो देखिए जरा, CHO CH2OH। बच्चों इसमें कितना OH समूह दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 OH समूह दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम 5 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल क्लोराइड ले लेते हैं, CH3COCl, ये कौन सा कंपाउंड है बच्चों, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का सूत्र क्या है, CH3COCl। तो आप यहाँ देखिए, अगर ये 5 के पांचों ये OH समूह का ये OH बॉन्ड ब्रेक की रिएक्शन है, यहाँ पे जो ग्लूकोज का जो बॉन्ड ब्रेक होता है ये OH बॉन्ड ब्रेक होकर के और एक नया बॉन्ड फॉर्म होता है। ये देखिए यहाँ से ये 5 के पांचों OH समूह के OH बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होते हैं। अब एक बार समझ लीजिए, उसके बाद कंडेंस फॉर्म में मैं रिएक्शन बता दूंगा तो आप लिखते चले जाएंगे। यहाँ देखिए, हियर दिस बॉन्ड इज ब्रेक, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और आप देख रहे हैं कि एसिटिल क्लोराइड में अब आप जानते हो कि यहाँ पर कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। दिस बॉन्ड ब्रेक इजली कंपेयर टू दिस बॉन्ड। डबल बॉन्ड को ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने में कम एनर्जी लगती है। हैंस दिस विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स देमसेल्फ। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन और हियर यहाँ देखिए, जब ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगा यहाँ से, ये देखिए आप हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट किससे हो जाएगा, Cl के साथ हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे क्या कनेक्ट हो जाएगा, O देन C डबल बॉन्ड O CH3। हर जगह पर एक नया बॉन्ड बन जाएगा बिटवीन O एंड COCH3। तो कंपाउंड बताएं, रिएक्शन जब ये हो जाएगी तो इस समय जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा CHO। देखिए क्या कनेक्ट मैं करने वाला हूँ, देखो बेटा यहाँ पे जैसे ही O यहाँ H यहाँ से रिमूव होगा, ऑक्सीजन BH नेगेटिव चार्ज एंड कनेक्ट टू दिस कार्बन सेंटर। यहाँ पे क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट कर लेगा, ये रिमूव हो जाएगा H के साथ Cl बन करके, और यहाँ पे कार्बन यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। तो O CO CH3 O CO CH3
OCOCH3 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 प्लस 5 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, इसे कहते हैं पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। ये कौन सा कंपाउंड बना बेटा? पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। देखिए, दिस रिएक्शन कैन नॉट इफेक्ट द CHO फंक्शन। इस रिएक्शन का CHO फंक्शन पे कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ पे जो हमारे पांचों OH हैं, इनका हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के क्या कनेक्ट हो जा रहा है, देख रहे हैं आप, COCH3 एसिटिल ग्रुप कनेक्ट हो जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे 5 एसिटिल ग्रुप कनेक्ट हुए हैं। आपको इसके स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा होगा, 5 स्ट्रक्चर में यहाँ पे देखिए 5 जगह पर COCH3 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 ये कनेक्ट हुए हैं और 5 HCl रिमूव हो गया है। इसीलिए इसका नाम क्या है? पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। कंडेंस फॉर्म में हम इसको ऐसे जनरल फॉर्म में इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CHO CHOCOCH3 का 4th CH2 OCOCH3। आप देख रहे हैं COCH3 4 यहाँ है, एक यहाँ है, टोटल 5 ही वही वाले हैं जो इस तरह हमने यहाँ पे कंडेंस फॉर्म में दिखा दिया है। तो आप ये कंपाउंड पेंटा एसिटिल ग्लूकोज का बनना और ग्लूकोज पेंटा एसीटेट कह सकते हैं, जनरल नाम, क्योंकि ग्लूकोज के रिएक्शन से ही ये प्रोडक्ट बना हुआ है। पेंटा एसिटिल ग्लूकोज या ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का बनना ये प्रूव करता है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप मौजूद हैं। अगर ये रिएक्शन आती है तो निश्चित एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करा करके आप बता सकते हैं कि ग्लूकोज कंटेन 5 OH ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर। तो आइए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं कि कैसे आप प्रूव करेंगे एक दूसरे रिएक्शन से कि ग्लूकोज में 5 OH समूह है। बच्चों, यदि आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो नोट कर लीजिए, और किसी भी क्वेरी के लिए मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता है। और ये देखिए, ये रिएक्शन, एक रिएक्शन से ये प्रूव हो रहा है कि ग्लूकोज कंटेन 5 OH ग्रुप। तो बच्चों, इसमें इस रिएक्शन में आपने देखा कि 5 COCH3 समूह यहाँ पे कनेक्ट हो जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। ये रिएक्शन ये प्रूव करती है कि ग्लूकोज में कितने OH समूह है? 5। एक दूसरा रिएक्शन जिसके द्वारा ये प्रूव होता है कि ग्लूकोज कंटेन 5 OH ग्रुप, अब इसे मैं कंडेंस फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगा। एक सेकंड रिएक्शन में देखता हूं कैसे प्रूव करेंगे ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप है। सेकंड रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। किसके द्वारा प्रूव करेंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करेगा ग्लूकोज, तो क्या बनेगा? और आप देखेंगे कि इसमें भी ये रिएक्शन द्वारा ये प्रूव हो जाएगा कि ग्लूकोज में कितने OH समूह हैं? 5 OH समूह हैं। बच्चों, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो आप जान ही गए हैं, ग्लूकोज इज पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ऐसे हम कंडेंस फॉर्म में इस तरह ग्लूकोज को दिखा सकते हैं। आई थिंक आप समझ चुके होंगे, अभी इसका ओपन स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया था। अब एसिटिक एनहाइड्राइड का जो फार्मूला है CH3COOCOCH3। आप देख रहे हैं इसमें 2 कीटोन समूह के बीच में एक ऑक्सीजन होता है। तो दिस फंक्शन आर नोन एज एनहाइड्राइड फंक्शन। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसे हम क्या कहते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला। और यदि हम बॉन्ड को ब्रेक करके दिखाएं तो अभी आपको मैंने ये कंडेंस फॉर्म में पूरा स्ट्रक्चर ड्रा किया था, तो इसमें भी देखिए इसका जो बाई प्रोडक्ट होगा वो चेंज हो जाएगा और बाकी सेम टू सेम रिएक्शन वैसी होगी। हमने कहा था हियर OH बॉन्ड आर ब्रोकन, O और H बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चों? इस रिएक्शन में ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। देयरफॉर दिस ऑक्सीजन बेयर्स नेगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बन बेयर पॉजिटिव चार्ज। आप देख रहे हैं क्यों खींच लेगा ये ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर?
क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणी होता है किससे, कार्बन से। चाहे इस साइड आप देख लीजिए चाहे इस साइड देख लीजिए, अगर ये अट्रैक्ट करेगा तो आप जान रहे हैं बॉन्ड कैसे ब्रेक हो जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है ये इधर मूव कर जाएंगे ऑक्सीजन की ओर, ये नेगेटिव हो जाएगा और कार्बन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और यहाँ से बच्चों आप देख रहे हैं कि OH बॉन्ड हाइड्रोजन आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन ऑक्सीजन, देयरफॉर दिस इज पार्शियल बियर्स पॉजिटिव चार्ज। यहाँ ये प्लस आवेश होगा, धन आवेश होगा इस पर, और जब ये रिमूव हो जाएगा 5 रिमूव हो जाएगा तो O के साथ यहाँ क्या कनेक्ट हो जाएगा, COCH3। तो इस रिएक्शन में भी पेंटा एस्टिल ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, बट बाई प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। देखिए अब पेंटा एस्टिल ग्लूकोज अभी आपको सूत्र पे डिस्कशन किया था, CH4 COCH3 फोर्थ CH2O COCH3, देखिए और प्लस इसका बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 5 मॉलिक्यूल ऑफ, इधर मैं लिख रहा हूँ नीचे समझो, CH3COOH 5 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड। क्यों 5 मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है, देखो बेटा यहाँ कितने बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, 5 OH बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, देयरफॉर दिस रिक्वायर 5 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। और इस तरह ये पॉजिटिव पार्ट यहाँ नेगेटिव से ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाएगा, और इस रिएक्शन के द्वारा भी इसका बनना क्या बनता है, शॉर्ट में लिख दें GPA ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। इस प्रोडक्ट का बनना ये प्रूव करता है कि ग्लूकोज में कितने OH हैं, 5 OH समूह है, और इसका बाई प्रोडक्ट वहां पे एसिटिक क्लोराइड से जब रिएक्शन कराया था उसका बाई प्रोडक्ट HCl था, और इससे रिएक्शन कराने पे इसका बाई प्रोडक्ट क्या है, एसिटिक एसिड है। तो बच्चों इस रिएक्शन के द्वारा भी प्रूव होता है कि ग्लूकोज में कितने OH समूह हैं, 5 OH समूह है। अब एक और रिएक्शन लेते हैं जिसके द्वारा ये प्रूव होता है कि ग्लूकोज में 5 OH है। तो रिएक्शन विथ PCl5, जब ग्लूकोज की रिएक्शन होती है तो ग्लूकोज गिव्स अ लॉट ऑफ रिएक्शन, जिसमें से इन 3 रिएक्शन मेनली द्वारा प्रूव होता है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप है। किसका फार्मूला है बच्चों, आप देख रहे हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फार्मूला है। और जब इससे ग्लूकोज की रिएक्शन होती है तो ग्लूकोज में एल्कोहलिक फंक्शन भी OH भी मौजूद है, क्योंकि इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज की रिएक्शन अगर हम PCl5 के साथ कराते हैं तो क्या बनता, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, देखिएगा CHO CHOH 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 CH2OH प्लस 5 मॉलिक्यूल ऑफ PCl5। खास बात यह है कि ग्लूकोज की इस रिएक्शन में अभी जब 2 ऊपर के रिएक्शन आपने पढ़ा वहां पे OH बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही थी, दिस बॉन्ड आर ब्रोकन। लेकिन जब ग्लूकोज की या किसी अल्कोहल के साथ रिएक्शन होती है तो COH बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, COH बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। इट मीन्स अब यहाँ पर OH बॉन्ड ना ब्रेक होकर के कौन सा बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, COH बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। और इसके बाई प्रोडक्ट क्या होंगे, जहां पे क्लोरीन कनेक्ट हो जाएगा, पेंटाक्लोरोग्लूकोज फॉर्म हो जाएगा, CHO CHCl 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 CH2Cl प्लस बाई प्रोडक्ट इसके हैं POCl3 और HCl। इट मीन्स दैट यहाँ पे आप देख रहे हैं PO और यहाँ का Cl3, HCl ये रिमूव होकर के फास्फोरस ऑक्सीट्राइक्लोराइड और HCl बाई प्रोडक्ट हैं इसके, और ये बन गया पेंटाक्लोरोग्लूकोज। क्या बन गया बच्चों, पेंटाक्लोरोग्लूकोज। तो आप देख रहे हैं कि इसमें ये भी रिएक्शन ये प्रूव कर रही है कि ग्लूकोज में कितने OH समूह उपस्थित हैं, 5।
इस कंपाउंड का बनना, पेंटाक्लोरोग्लूकोज का बनना भी ये प्रूव करता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह है। बच्चों अभी हमने एक रिएक्शन 3 रिएक्शन के द्वारा ये प्रूव किया कि सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में 5 OH है। आशा है कि इन रिएक्शन को आप नोट कर लेंगे और अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और इसमें कोई भी डाउट होगा डिस्कशन कर लेंगे। तो मैं एक बार पुनः आप सभी बच्चों का पीए क्लासेस के ऑनलाइन चैनल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और इसको आप लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करते रहें जिससे अधिकतम बच्चे जुड़ सके और मेरे लेक्चर का लाभ ले सके। और इसके बाद जब भी कोचिंग खुलेगी तो आपको फेस टू फेस डिस्कशन होगा, उनमें जो क्वेरीज होंगी अभी भी आप कभी भी व्हाट्सएप से और फेसबुक के माध्यम से जिस भी तरह से आप मुझसे कनेक्ट हो सकें आप जानकारी ले सकते हैं अपने कैरियर से संबंधित, अपने क्लास से संबंधित। फिर नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा तो ग्लूकोज की रिएक्शन ऐसे जो आगे के रिएक्शन टॉलरेंस रिजल्ट से कैसे क्रिया करेगा, फैलिंग विलेन से कैसे क्रिया करेगा, ग्लूकोज के अदर रिएक्शन क्या है, कैसे प्रूव करेंगे, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तमाम रिएक्शन के बारे में मैं चर्चा करूंगा। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग मेरा ये चैनल देखते रहिएगा और जब भी मेरे लेक्चर डाउनलोड हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके आगे फर्दर प्रोसीड होगा। जितना 2 लेक्चर में बच्चों पढ़ाया गया है उसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें और इसमें संदेह नहीं कि बहुत अच्छा आपका रिस्पांस रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस चैनल को प्रसारित और प्रसार करने का प्रयास करिए। थैंक यू।